नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस का सेकंड पार्ट। और जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया है जो वेपन्स हैं जिनका इंपोर्ट होता था फॉरेन कंट्री से, उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, तो वहाँ पर बोला गया है कि 101 आइटम्स के ऊपर जो है सरकार आने वाले समय में बैन लगाने जा रही है। लेकिन इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो आप बैन लगा रहे हो ये एक तरह का पजल है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो आगे जो क्वेश्चंस किए हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ऑथर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? ऑथर बोल रहे हैं कि जो अस्त्र मिसाइल है, ठीक है, जो कि डीआरडीओ ने बनाई है, डीआरडीओ ने डेवलप की है, तो उसको जो है इस 101 आइटम वाली लिस्ट में क्यों डाला गया है, ये समझ के बाहर है। उसके अलावा जो और इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, जैसे वाटर जेट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसके बाद ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, ठीक है, कॉर्वेट्स है, शॉर्ट रेंज मैरीटाइम रिकॉग्नाइज्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, तो जिनको कि अभी इंडिया बनाना शुरू कर चुका है, ठीक है, तो इनको भी इस लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो इसका अभी समझ में नहीं आ रहा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों डाला है। जहाँ पे लिस्ट को बड़ी करना है यही ऑब्जेक्टिव है। तो ये क्वेश्चन जो है किए गए हैं ऑथर की तरफ से। तो और आगे यहाँ पर बात की गई है जो सोनार्स होते हैं, ठीक है, ये जो सबमरीन्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये डिवाइस लगा जाता है। तो आपने फिजिक्स में क्लास 10 में पढ़ा होगा सोनार डिवाइस क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये सबमरीन के ऊपर लगा होता है, तो जिससे पता चलता रहता है कि जो समुद्र तल के ऊपर, ठीक है, और जो पनडुब्बी है उसके बीच में क्या एक्टिविटीज चल रही है, ठीक है। तो उन सभी एक्टिविटीज़ को ये डिटेक्ट करके जो है अल्ट्रासोनिक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाता है, तो जिससे पता चलता जाता है कि कोई रुकावट तो रास्ते में नहीं आ रही। तो इसमें यहाँ पर दो सोनार्स की अब यहाँ पर बात की गई है जो डीआरडीओ ने डेवलप किए थे। एक का नाम है हमसा, ठीक है, दूसरे का जो है उशुस, ठीक है। अभी उशुस 2 भी जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। तो ये भी एक दो रियर सक्सेसेस हैं डीआरडीओ के, जो कि जहाँ पर डीआरडीओ कामयाब हुआ था, ठीक है, बनाने में। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि इनको इस लिस्ट में क्यों डाला है, ठीक है। हालांकि स्टार्टिंग में हमने कोई भी इसका रिगार्डिंग कोई भी पार्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसको भी आपने जो है फर्स्ट जो 101 आइटम वाली लिस्ट है उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि जो डंकिंग सेंसर्स हेलीकॉप्टर है, ठीक है, उसका इंपोर्ट जो है अभी भी जारी है, ठीक है। उसके बाद जो हैवी वेट टॉर्पेडोस हैं उनके जो इंपोर्ट के ऊपर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है, ठीक है। हालांकि ये जो दोनों कैटेगरीज के हेलीकॉप्टर हैं और जो टॉर्पेडोज हैं ये डीआरडीओ डेवलप कर चुका है, ठीक है, जिनका नाम दिया गया है मिहिर और वरुणास्त्र, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, जो हेलीकॉप्टर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो टॉर्पेडोज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डीआरडीओ के बाद जो मिहिर और वरुणास्त्र है वो इनको रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है हम तवज्जो ही नहीं दे रहे डीआरडीओ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर, फिर भी हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं एंड हेलीकॉप्टर्स और टॉर्पेडोज का। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो है ऑथर कि सरकार की जो नीति है उसकी समझ में नहीं आ रही कि ये जो इन्होंने बैन लिस्ट बनाई है ये किस हिसाब से बनाई है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी जो है डीआरडीओ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जिनको लिस्ट नहीं किया गया है, तो जो इम्पोर्ट रूट है अभी भी ओपन रखा गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के केस में। कहने का मतलब कि डीआरडीओ ने ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं जो प्रोडक्ट्स अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो ऑथर यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि जो डीआरडीओ ने बना दिए हैं तो उन प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अगर आपने बैन लगाना है तो खास तौर पे उन प्रोडक्ट्स पर क्यों नहीं लगा रहे, ठीक है, जिनकी रिप्लेसमेंट आपको डीआरडीओ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो कट ऑफ डेट्स होंगी इनको बैन करने की, तो वो स्टार्ट हो जाएंगी दिसंबर 2020 से। तो ये दिसंबर 2025 तक जो है ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इन जो प्रोडक्ट्स को बैन करने का जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर और आगे बोला गया है कि जो भी ट्रायल्स होंगे, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी आने वाले समय में, ठीक है, जो भी इंपोर्ट अगर करती है सरकार तो उसकी प्रॉपर जो है ट्रायल लिए जाएंगे, ठीक है। तो पूरा टेस्ट करके जो है फिर ही आगे जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट होगा। तो वैसे भी अगर हम बात करें, कोई भी अगर नई प्रोसेस चलती है, कोई भी डील होनी होती है किसी फॉरेन नेशनल के साथ, ठीक है, अगर इंडिया की डील होती है किसी भी अलग कंट्री के साथ जिससे कि हम डिफेंस सेक्टर में डील करते हैं,
तो वहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो काफ़ी समय लगता है, ठीक है, काफ़ी ट्रायल होते हैं, टेस्ट होते हैं, बाद में फाइनलाइज होता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। बाद में जो है फिर दोबारा जो है आगे प्रोसेस लंबा चलता है प्रोडक्ट की जो है एवेल्युएशन होने के बाद भी। तो आगे इसको और डिस्कस करते हैं हम। आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है MK1A, ओके, तो इसको भी जो है इस लिस्ट में डाल दिया गया है कि इसकी जो है इंपोर्ट, इसके ऊपर भी हम बैन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बताया गया है उत्तर की तरफ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छी तरह से मालूम है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, वो जो ये एयरक्राफ्ट्स बना रहा है तो उसके लिए जो इंजन यहाँ पर लगा रहा है तो उसका इंपोर्ट करता है बाहर के नेशन से, ठीक है। बेशक जो है इंजन के अलावा बाकी सारी टेक्नोलॉजीज जो है एयरक्राफ्ट में लगती है वो हमने खुद बनाई है इंडिया में, लेकिन फिर भी इंजन जो मेन पार्ट है जहाज का वो तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना। तो अगर इस पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर ये बैन लगा देंगे तो फिर कैसे चलेगा, ठीक है। आने वाले समय में अगर हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बड़ी जल्दी से जो है नया इंजन डेवलप कर लेंगे यहाँ पर। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि हो सकता है कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो उसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच देनी है तो उसके लिए जो है बेस तैयार किया जा रहा हो, उसके लिए मटेरियल जो है तैयार किया जा रहा हो कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे 15 अगस्त को। तो हो सकता है उसके लिए ऐसे जो इंस्टेंस जो है सरकार कर रही है बैन लगाने की, जहाँ जैसे रिसेंटली आपने देखा है बहुत सारे जो है फील्ड्स में सरकार बैन लगा चुकी है, ठीक है। तो दूसरी बात ये भी बोली गई है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि 2015 से 2020 तक जो है जिसने काफ़ी ह्यूज मात्रा में इंपोर्ट किया है, तो हो सकता है कि भारत सरकार के पास अभी इतने पैसे ही नहीं बचे कि वो फर्दर फ्यूचर में जो है और इंपोर्ट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें यहाँ पर ये बोली गई हैं, इस पजल को सुलझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि जो कोविड-19 है, ठीक है, उससे भी इकोनॉमी को जो एक झटका पहुंचा है, ठीक है, तो उससे भी कैपिटल स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उसमें गिरावट आई है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा था वो कम हुआ है, ठीक है। जो करंटली जो जीडीपी है, जो पैसा हम लगाते हैं डिफेंस में, तो वो अभी 2% के आसपास है पूरी जीडीपी का, जो कि पिछले दहाकों का अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो बहुत ही कम है। तो आगे यहाँ पर बात बोली गई कि जब भी कोई हम रिसोर्सेज की बात करें तो कैसा पोस्चर जो है हमारी आर्म फोर्सेज जो है अडॉप्ट करके चलती है, तो उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया है ऑथर ने। तो एग्जाम्पल के तौर पर बात बोली गई है कि जब भी कोई दंगा फसाद होता है देश में, जहाँ कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, जहाँ फिर किसी देश के साथ कोई भी झगड़े की बात उठ जाती है, तो सरकार हमेशा आर्म्ड फोर्सेस को बोलती है कि 2.5 फ्रंट, ठीक है, 2.5 फ्रंट वार के लिए जो है तैयार रहें। सो 2.5 फ्रंट वॉर किसको बोला गया है? पाकिस्तान, चाइना और टेररिज्म, इन तीनों के साथ अगर हम फाइट करते हैं इसको 2.5 फ्रंट वार बोला गया है। तो लेकिन इसका अगर हम एक्चुअली जो में सिचुएशन देखें, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जो है आधा पार्ट बचता है जिससे कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। तो इकोनॉमी की सिचुएशन समझ सकते हैं कि कितना पैसा बचा है सरकार के पास, उस सिचुएशन को आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं। बट पॉलिटिशियन जो वो हमेशा ऐसी सिचुएशंस को जो है मैनेज करने की कोशिश करते हैं, कभी ये शो नहीं होने देते कि रिसोर्सेज कम है, ठीक है, इसलिए हम कोई दूसरा स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी स्टेप लिया गया है सरकार की तरफ से कि इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया है। सो बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन बन जाती है ऐसा जब सरकार के पास इनकम की कमी हो, ठीक है, फंड्स ना आ रहे हों और ऐसी पैंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहा हो, ठीक है। सो आगे यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया डेफिनेटली नीड्स ए वेपन सिस्टम एट होम, ठीक है, हमें चाहिए कि अपने घर पर जितनी ज़्यादा हो सके अपने घर पर हम मैन्युफैक्चरिंग करें अपने वेपन सिस्टम की, ठीक है, डिफेंस सेक्टर को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि बट ए डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस शुड बी ए सबसेट ऑफ लार्ज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है, जितना बड़ा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग बेस हो उसका एक सबसेट होना चाहिए जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस हो, ओके। और जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको हम ऐसे लेकर नहीं चल सकते कि उसको हम एक एंकर मान के चलें हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का, ठीक है। जैसे सरकार जैसे प्रमोशन के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकालती है उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि डिफेंस इंडस्ट्री को भी इंक्लूड करके हम शो करें कि देखिए ये भी मेक इन इंडिया है, ठीक है। इन चीज़ों से यहाँ पर बचने की यहाँ पर बात की गई है।
आगे एग्जांपल ली गई है यहाँ पर साउथ कोरिया की। ठीक है, साउथ कोरिया जो है उसने डिफेंस इंडस्ट्री को अपनी भूमि के ऊपर डेवलप किया पिछले 20 सालों से। ठीक है, तो अभी जो है एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस की तरह वो उभर रहा है वर्ल्ड में। तो उन्होंने क्या किया कि एक ह्यूज जो सम्स था, R&D का जो इन्वेस्टमेंट था, एक्सपेंडिचर था, ठीक है, जो पहले वहाँ पर सरकार करती थी, अब यहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिया गया है जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी। ठीक है, पिछले 20 सालों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट थी उसने जो R&D एक्सपेंडिचर था उसमें जो साउथ कोरियन कंपनीज थी जैसे हनवा है, ठीक है, डेवू है, सैमसंग है, LG है, किया है, हुंडई है, इनको भी इंक्लूड किया डिफेंस में। ठीक है, और इनको जो प्रोक्यूरमेंट के लिए साइन किया कि आप भी जो है डिफेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे। और 2 डिकेड्स के अंदर अंदर ही जो है साउथ कोरिया जो है सक्सेसफुल हो गया, अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स अभी बना रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टैंक्स से लेके, ठीक है, और 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स है, ये सारे जो है साउथ कोरिया अपनी धरती पर अभी बना रहा है इन सभी कंपनीज को साथ में लेकर। ठीक है, देखो 20 साल के अंदर अंदर ही कितना आगे चला गया, जो डिसीजन साउथ कोरिया ने 20 साल पहले लिया था उसकी वजह से। तो इंडिया जो है अभी भी अगर दूसरी तरफ देखें, साउथ कोरिया अपने टैंक और अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन इंडिया अभी भी इंपोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आप राफेल का केस देख लीजिए, कितने साल हो गए हैं इस केस को चलते, डील को चलते, तो अभी भी 36 जहाज़ों में से सिर्फ 5 ही भारत की भूमि पर आए हैं। ठीक है, और हमने एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। सो इसके लिए यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए नई पॉलिसी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसी तरह से डिफेंस के लिए भी एक अच्छी पॉलिसी चाहिए जो आने वाले समय में हमारी डिफेंस सेक्टर को मजबूत करें और जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाएं। सो आगे यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर हम बड़ी मात्रा में अगर बाहर से वेपन इंपोर्ट करते हैं, बाहर के मुल्कों से वेपन इंपोर्ट करते हैं, तो उसका एक तरीके से इंडिया को फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है कि एक इंटरनेशनल सपोर्ट इंडिया को मिल जाती है अलग अलग नेशन से, जहाँ से हम वेपन जो है इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर US, रशिया और फ्रांस की बात की गई है। ठीक है, ये तीनों मुल्कों से हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अलग अलग एरियाज़ में हमें सपोर्ट भी करते हैं जब भी पॉलिटिकली कोई भी क्राइसिस आता है इंडिया के ऊपर। ठीक है, जहाँ फिर कोई नई ट्रीटी इंडिया साइन करने जा रहा हो, जहाँ इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, तो एक तीनों जो मुल्क हैं किसी न किसी तरीके से इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा ये तीनों जो हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट को जो है आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क किया है ऑथर ने कि क्या अगर हम टेक्नोलॉजीज़ को खरीदते रहें बाहर के मुल्कों से, ठीक है, तो ये क्या रीज़न इनफ है कि बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है कि ऐसा नहीं है, हम इजराइल की ओर भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, इजराइल भी जो है इंडिया के साथ ही पैदा हुआ है। ठीक है, इंडिया से 1 साल छोटा है। 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 में इजराइल को जो है इंडिपेंडेंस मिली है। तो वो देखो वेपन के मामले में, ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसकी जो इजराइल जो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, तो वो चैलेंज करता है जो US के जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, मतलब उनको पूरी टक्कर देता है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, और US भी जो है इजराइल का साथ देता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है। तो देखो इजराइल भी जो है हालांकि हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी वेपन्स के मामले में कितना आगे निकल गया। तो हम क्यों नहीं आगे आ सकते अगर इजराइल आ सकता है। ठीक है, अगर इजराइल US को टक्कर दे सकता है, ठीक है, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते। अभी भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइटर गन्स होती हैं वो भी काफ़ी हैवी मात्रा में इजराइल से जो है एक डील साइन की है। काफ़ी भारी मात्रा में हम इंपोर्ट करेंगे इजराइल से। आगे यहाँ पर बात की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ इंडिया में बनाई गई थी, ये स्पेशली बनी थी जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी। और उसके बाद इंडिया को लगा कि उसको ऐसी फैक्ट्रीज़ बनानी होंगी जहाँ पर अपने हथियार खुद बनाए। लेकिन उन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का अगर हम हाल देखें तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है, जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती। जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट मांगा जाता है आर्म्ड फोर्स की तरफ से उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइमली कंप्लीशन जो है प्रोडक्ट का नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में ये भी बात बोली गई है कि कहीं ना कहीं पर इनएबिलिटी शो होती है कि इंडिया का जो
क्रूशियल परचेजेस हैं, ठीक है, उसके ऊपर इंडिया को फोर्स होना पड़ता है जब घरेलू हालातों को देखा जाता है कि वहाँ पर यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है, वो इतनी खास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आने वाले समय में पॉलिसी लेकर आ रही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी इंक्लूड किया जाए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि हमें चेंज लाना होगा आने वाले समय में। अगर अच्छा डिफेंस सेक्टर बनाना है, हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत करना है। लेकिन यहाँ पर यह बात बोली गई है, अगर हम डायरेक्टली बैन लगा देते हैं, ठीक है, 101 आइटम्स के ऊपर, इंपोर्ट आइटम्स के ऊपर, जिसमें से 69 जो है इसी साल दिसंबर में बैन कर दी जाएंगी और जो बाकी की बची हैं वो आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर बैन कर दी जाएंगी। ये बैन करना जो है सही रास्ता नहीं है अगर हम अपने डिफेंस सेक्टर को यहाँ पर मजबूत करने की बात कर रहे हैं, कोई चेंज लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम सीधी ये बात बोल रहे कि हमने कोई पॉलिसी अनाउंस कर दी है, ठीक है, तो ये एक कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है उसमें एनर्जी आ जाए और वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, इनको एक इम्प्रूवमेंट जो है मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। कोई भी अगर हम काम करते हैं उसका एक कंप्लीट ओवरहॉल होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, हमारी मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें कहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगले 6 महीने में जो है सही हो जाएगा, ठीक है, इसको समय लगता है, ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अभी भी जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को काफ़ी प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती है, जैसे आर्टिलरी गन्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स है, एम्यूनेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म्स है, बूट्स है, ये सब कुछ अभी भी सप्लाई करती है, ठीक है। एंड दीज आर अमंग 69 आइटम्स दैट कम अंडर द इम्पोर्ट बैन इम्पोज्ड। ये भी उन 69 आइटम्स में है, ठीक है, जिनका कोई ना कोई पार्ट जो है बाहर से इम्पोर्ट होता है और जिनको जो है दिसंबर 2020 तक जो है टोटली बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, या हेलीकॉप्टर्स है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और सिमुलेशन सिस्टम्स हैं, ओके, जिनको कि आने वाले समय में परचेज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर परचेज किया जाता है तो एक ही जो है एक हीला बचता है सरकार के पास या आर्म्ड फोर्सेस के पास कि उनको जो भी DPSU बनाएगा, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाएंगे, जहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज प्रोडक्ट बना के आर्म फोर्सेस को देंगे, उसी के ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस के पास जो चॉइसेस है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की चॉइसेस वो कम हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आर्म फोर्स अगर उसको कोई बढ़िया एयरक्राफ्ट चाहिए, ठीक है, जैसे एयरफोर्स है, तो वो भारत सरकार को बोलेगी कि राफेल को लेकर आओ, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि जो इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है, जैसे DRDO है, ठीक है, और DPSUs हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वो सही प्रोडक्ट अगर बना कर नहीं दे रही है तो फिर वो सरकार के पास जाते हैं। लेकिन अभी इस सिचुएशन में अगर सरकार इम्पोर्ट बैन लगा रही है तो फिर आर्म्ड फोर्सेस को टोटली डिपेंडेंट होना पड़ेगा DPSUs और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उनके, चाहे क्वालिटी हो चाहे नहीं, ठीक है, चाहे आर्म्ड फोर्सेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं चाहे नहीं, ठीक है। और अभी का जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का जो रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, बहुत ही पुअर रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डिलीवरी करनी है किसी प्रोडक्ट की तो वो शेड्यूल कभी मैच ही नहीं करता, ठीक है। जिस कोई डेट रखी होती है कि इस डेट पे जो प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाएगी डिफेंस फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को, वो नहीं होता। दूसरा बात आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल की, उसमें फेल हो जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल गन बनाई है, ठीक है, तो उसके क्वालिटी चेक होते हैं तो उसके जो ट्रायल्स होते हैं उसमें फेल हो जाते हैं, जिससे कि टाइम डिले हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और आर्म्ड फोर्सेस को जो वेट करना पड़ता है काफ़ी लंबा समय, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो है ब्लेम किया जाता है हमेशा, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को कि वो हमेशा जो है अपना जनरल स्टाफ जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसकी जो गाइडलाइंस है वो बदलते रहते हैं, तो ये DPSU हमेशा ब्लेम करता है आर्म्ड फोर्सेस को। उसके बाद जो आगे यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उसमें जो है अभी जितना समय लगता है कम से कम 7 साल, ठीक है, जिसको 352 वीक्स, ठीक है, लगते हैं कोई भी डील अगर हमने फाइनलाइज करनी हो
जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की जो गाइडलाइन है उसमें अभी 7 साल लगते हैं अगर हमने कोई डील फाइनलाइज करनी हो। जैसे सबसे पहले अगर हमने कोई जहाज़ खरीदना है, जैसे राफेल खरीदना है, तो पहले तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितने चाहिए जहाज़, ठीक है। फिर उनके ट्रायल होते हैं, फिर टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर जब हम इक्विपमेंट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो उससे पहले प्राइस नेगोशिएशन होते हैं कि कितने प्राइस पर आप हमें दोगे एक जहाज़, ठीक है। उसके बाद फिर जो है काफ़ी सालों की वेट करनी पड़ती है कि जो डिलीवरी शेड्यूल है वो सूटेबल हो मैन्युफैक्चरर को, कब तक जो है मैन्युफैक्चरर हमें डिलीवरी कर देगा प्रोडक्ट्स की। इसमें अभी जो पॉलिटिकल प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको अभी साइड पे रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं राफेल की स्टोरी सुनाऊं तो राफेल को भी जो है 5 से 6 साल हो गए हैं जब से इसकी डिलीवरी, जब से ये स्टार्ट हुआ था कि हमें राफेल जहाज़ चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है 5 जहाज़ों की डिलीवरी हुई है रिसेंटली अगस्त में। तो ये तो सिर्फ जो है गाइडलाइंस जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, ये तो उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा जो पॉलिटिकली डिले होता है, जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर सरकार गिरते जा रही है, तो ये तो और डिले होता जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा जैसे ऑपोजिशन सवाल उठाती थी राफेल के प्राइस को लेकर कि कितनी कीमत पर आपने जहाज़ खरीदे हैं, ठीक है। हालांकि डील्स में ऐसा होता है कि आप जो है पब्लिकली प्राइस जो है अनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन जो है सरकार को घेरती है। तो यही चीज़ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी तो उस समय जो बीजेपी ऑपोजिशन में, तो यही काम वो वही करते थे, ठीक है। तो ये भी एक हिस्सा हो जाता है जिससे कि ये जो शेड्यूल जो है डिले हो जाते हैं, जिससे कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको जो चीज़ें चाहिए वो टाइम पे नहीं मिल पाती, जो एक बहुत गलत बात है। सो आगे डिस्कस करते हैं। सो आखिर में यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि इंडिया को सीखना चाहिए, चेंज लेकर आना चाहिए, सीखना चाहिए जैसे बाकी कंट्रीज काम कर रही हैं डिफेंस सेक्टर के ऊपर। जैसे हमने फ्रांस की एग्जांपल ली, कोरिया की एग्जांपल ली, साउथ कोरिया की एग्जांपल ली। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने जो है डेडिकेटेड मिलिट्री ऑफिसर कैडर बनाए हुए हैं, ठीक है, इस पर्पज़ के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज चलते हैं कि जिसमें सिखाया जाता है कि हमने परचेसेस कैसे करनी है एफिशिएंटली, ठीक है। जैसे इंडिया को परचेज करने में 7 साल लगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में सिखाया जाता है कि कैसे परचेज करने की जल्दी से जल्दी जो है हमें वो डिलीवरी मिल जाए, ठीक है, डिले ना हो। डेडिकेटेड मिलिट्री जो ऑफिसर कैडर बनाए हुए हैं जो कि पूरा ध्यान रखते हैं कि कैसे परचेज करनी है, कैसे जो है परचेजिंग का प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर और बात बोली गई कि अगर हम सच में अपनी घरेलू उत्पादन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इंडिया को प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, ठीक है। इन सभी जो बड़े प्लेयर्स हैं इनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में वो इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो आने वाले समय में जैसे साउथ कोरिया 20 साल में अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी मजबूत हो गया, तो आने वाले समय में हम भी मजबूत हों, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक है। और सिर्फ बैन कर देना जो है वो सही रिजल्ट नहीं है, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर यह भी बात की गई है कि इंडिया को ज़रूरत है कि जो इंडिजीनियसली जो हमारे प्लेयर हैं उनको हम इन्वॉल्व करें, ठीक है। कोशिश करें कि फॉरेन पार्टनर को जो हम दूर रखें, ठीक है। हम जो फॉरेन नेशंस हैं उनका हम सहयोग मत लें अपने डिफेंस सेक्टर में। ये भी एक तरह की सिक्योरिटी हो जाती है जब हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई परचेस नहीं करते हैं, जो भी चीज़ हम यहाँ पर बनाते हैं, तो एक तरह का सस्पेंस रहता है दूसरी कंट्री के माइंड में, पता नहीं इसने क्या बना लिया है, ठीक है। तो जहाँ पर पता नहीं कि फिलहाल जैसे इंडिया का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत है, ठीक है, कहाँ तक पहुँच गया है, तो एक क्वेश्चन मार्क रहता है। जैसे चाइना ही है, चाइना अगर इंडिया के बारे में सोचे, अगर हम पूरी तरह से इंडिया में ही अपने डिफेंस जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, तो चाइना एक सस्पेंस में पड़ जाएगा कि इंडिया के पास हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, मेरे से ज़्यादा वेपन्स हों, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे देशों से इसको इम्पोर्ट करते हैं तो एक नेगेटिव इमेज जाती है, ख़ास तौर पर हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके पास, तभी वो इंडिया के ऊपर जो है अग्रेसिवनेस दिखाते हैं। सो लास्ट में यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पहले से ही बहुत मजबूत है, बहुत ग्रो कर चुकी है, तो उसका भी हेल्प लेना चाहिए कि जो हमारा फ्यूचर डिफेंस सिस्टम है उसमें जो है आईटी इंडस्ट्री जो है अपनी हेल्प दे। इससे आने वाले समय में जो आईटी लेवल का जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो भी हाई हो जाएगा और जो हमारी डिफेंस सेक्टर की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जो था आर्म के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसके बारे में। सो चलिए लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो लास्ट आर्टिकल है ये लिखा गया है अजीम
प्रेम जी के द्वारा, एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, विप्रो ग्रुप के मालिक हैं। तो ये जाने जाते हैं एक दानवीर के तौर पर, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली काफ़ी बड़ी अमाउंट जो थी दान में दे दी थी, ठीक है। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो बोला है कि बहुत ही बढ़िया पॉलिसी जो है बनाई है, और जो एजुकेशन में एक तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि एजुकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी अगर इंडिविजुअल्स या सोसाइटी की अगर हमने डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। अगर हम सिखाएंगे ही नहीं किसी को तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। बच्चों को, जैसे हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को नहीं पता होता, उनको चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, बार बार बोल के बतानी पड़ती हैं, तब जाकर वो सीखते हैं, ठीक है। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। इंडिया को जो है एक चेंज आने वाले समय में इंडिया की एजुकेशन में एक चेंज जो है देखने को मिल सकता है। तो इसका जो क्रेडिट है, तो यहाँ पर बात की गई, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जो कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन है, ठीक है। इनकी कमेटी बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। इन्हीं की रिपोर्ट्स के ऊपर जो था गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी है, जो इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था 2019 में, उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आगे रिकमेंडेशन दी है कि हाँ बहुत बढ़िया है, इसी को रिकमेंड करो। तो यहाँ पर शाबाशी दी है कस्तूरी रंजन जी को, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पर इसको कदम बढ़ाया है, आगे प्रमोट किया है, इसके ऊपर भी जो ऑथर है वो जो है थैंक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर जो है पॉलिसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि ज़्यादातर जो है पॉलिसी जो है उसका एम यही होता है कि एजुकेशन जो है सबको प्रोवाइड हो, ठीक है। सबको जो है एजुकेशन मिले, ऐसा कोई भी ना हो, ठीक है, जो एजुकेशन के बगैर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, ठीक है, वो एक हमारे लिए शर्म की बात है अगर कोई बच्चा पैसे ना होने की वजह से नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अजीम प्रेम जी ने बात की गई है कि अगर हमने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ना, तो हमें 5 बातों के ऊपर फोकस करना होगा। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोली है कि जो इसका जो फंड है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 6% ऑफ जीडीपी है वो आने वाले समय में जो है एक्सपेंडिचर करेगी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो यहाँ पर बात बोली गई कि नो डाउट जो है आने वाले समय में यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा, ठीक है। और जो कस्तूरी रंजन कमेटी थी उन्होंने भी अपने ड्राफ्ट में ये बात बोली है कि स्टार्टिंग में एक अच्छा एक्सपेंडिचर हमें करना होगा और पहले के साल बहुत ही क्रूशियल होंगे, तो उस समय हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा। बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी गवर्नमेंट अगर इसको बैक करके चलती है, जो एक्सपेंडिचर होता है उसको जो है बैलेंस करके चलती है। मतलब ऐसी सिचुएशन ना बन पाए कि गवर्नमेंट ये बोल दे कि आने वाले समय में स्टार्टिंग ईयर में फंड्स की कमी है और हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं जब भी बजट अनाउंस हो। तो यहाँ पर ये भी बात जो है सबसे पहले पॉइंट आउट की गई है। सबसे पहला स्टेप यही है इम्प्लीमेंटेशन का कि स्टार्टिंग ईयर में हमें जो है इन्वेस्टमेंट जितना टारगेट रखा गया है 6% ऑफ जीडीपी, तो हमें इतना खर्चा करना है। तो दूसरी जो इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात की गई है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे आने वाले समय में। स्टार्टिंग में बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट डिसीजंस हमें जो टफ एक्शंस और टफ डिसीजन हमें आने वाले समय में लेने पड़ेंगे कम से कम पहले 2 सालों के अंदर अंदर। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है कि हमें जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करना होगा, ठीक है। वहाँ पर इंस्पेक्शन करनी होगी, जिन चीज़ों की कमी है उसको निकालना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है कि एक कमिटमेंट बनानी होगी कि जितने भी टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हज़ारों की तादाद में खुले हुए हैं इंडिया में, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह की डिग्री सेलिंग शॉप्स है, ठीक है, कि जहाँ पर डिग्रीज बेची जाती है, तो इनको बंद करना होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बोली है। और जो टीचर्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी यहाँ पर कंपनसेशन देने की यहाँ पर बात की गई है कि इसके ऊपर भी सरकार को कमिटेड रहना होगा कि जो टीचर्स हैं, जो नया टैलेंट है उसको भी हम प्रमोट करें, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को मिले और अच्छा सैलरी पैकेज भी जो है हमारे टीचर्स उनको प्रोवाइड हो। सो तीसरा जो यहाँ पर स्टेप लेने की बात की गई है कि जो स्टार्टिंग में हम क्वालिटी एक्शन ले लेंगे, जो भी काम करेंगे स्टार्टिंग के पहले 2 सालों में, तो आने वाले समय में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आगे काम करेगी, ठीक है। तो इससे आने वाले समय में एक अच्छा सिग्नल जो है मिलेगा, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में।
तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात की गई है कि आने वाले समय में जो कि करिकुलर फ्रेमवर्क जो कि 2021 तक जो है डेवलप कर दिया जाएगा आने वाले समय में, वो भी एक बड़ी सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, जो ये नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क है ये पहले भी 2005 में बना था, अब उसी में इम्प्रूवमेंट करके 2021 में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर ली गई है, ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव और लीगल एक्यूमेन वो भी चाहिए आने वाले समय में, कि मतलब जैसे हम चेंजेस करते हैं, ठीक है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें चेंजेस करने की जब ज़रूरत आएगी तो इसको भी हमें साथ में लेकर चलना होगा। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पर शेयर की गई है। तो जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, अभी इसका प्रपोजल चल रहा है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये यहाँ पर अजीम प्रेम जी बात रख रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलेगा। ठीक है, अगर ये ऐसा अलग सेटअप बनता है, ठीक है, हायर एजुकेशन को फोकस करने के लिए, तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हायर एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, जैसे अभी का जो दौर चल रहा है तो यहाँ पर बहुत ही ख़राब दौर है हायर एजुकेशन सेक्टर का। जो कॉलेजेस जो हैं प्राइवेटली ओन्ड कॉलेजेस हैं, बहुत काफ़ी तादाद है इन कॉलेजेस की इंडिया में, तो वहाँ पर एजुकेशन का स्तर बहुत ही गिर चुका है। ठीक है, कोई रिसर्च नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। तो इसके लिए एक अच्छी बॉडी चाहिए, और जो प्रपोजल चल रहा है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक अच्छा प्रपोजल है। उसके बाद यहाँ पर टीचर एजुकेशन को जो अपन इंश्योर करने की बात की गई है कि टीचर्स को भी हमने एजुकेशन देनी है। ठीक है, और जो चौथी यहाँ पर बात की गई है कि ठीक है, यहाँ पर जो 4 नंबर पर जो स्टेप हमने लेना है, तो यहाँ पर बात की गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको इंश्योर होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको इंश्योर होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, ठीक है, वो जो है इन ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है कलेक्टिवली काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि एक तरह के एक नेशनल एंडेवर है ये। ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें नेशनल एंडेवर है, तो इसके लिए सबको आगे आना है। ठीक है, और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी हम पॉलिटिक्स करते हैं, इसको एक साइड पे रखना है। ठीक है, so as must be the entire range of individuals, organizations, institutions across public sector and civil society। तो इन सबको मिलकर आगे बढ़ना है और गवर्नमेंट का साथ देना है। जिस सोसाइटी को भी, जहाँ पब्लिक सेक्टर, जिस भी इंस्टीट्यूशन को कोई भी लूप होल नज़र आता है, उसको आगे उसको शो करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि कि उसका हल निकाला जाए। 5वीं यहाँ पर बात की गई है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रियल स्पिरिट है पॉलिसी की, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखना होगा हर हालात में। ठीक है, तो रियल स्पिरिट क्या है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में वो जाएं उसमें वो जो है टॉप करें। ठीक है, अभी का जो सिस्टम है वहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया गया। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी रिफाइंड पॉलिसी है, वो जो भी फील्ड बच्चा चुने, ठीक है, उसके ऊपर बाकायदा फोकस किया जाएगा आने वाले समय में। तो आने वाले समय में इंडिया को काफ़ी कुछ मिलने वाला है अगर ये एजुकेशन पॉलिसी सही ढंग से लागू हुई। ओके, तो एग्जांपल के तौर पर चाइना ने ऐसी पॉलिसी काफ़ी समय पहले लॉन्च कर दी थी। तो आप देख सकते हो जब भी ओलंपिक्स के गेम होते हैं उनके बच्चे जो है टॉप करते हैं, उनके खिलाड़ी टॉप करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल चाइना जीतता है, क्योंकि बच्चों ने अपने फील्ड जो है अपने स्टार्टिंग से ही अपनाए हुए हैं कि हमने इस फील्ड की ओर जाना है, तो वो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पेरेंट्स जिस बच्चे का साथ दे दें, जिन पेरेंट्स को जागरूकता हो कि हमने बच्चे को कोई फलानी स्पोर्ट्स में डालना है, पेरेंट्स सपोर्ट करें तभी बच्चा आगे बढ़ता है। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जैसे साइना नेहवाल की अगर बात करें तो उनके पिताजी बचपन में ही उनको बैडमिंटन के ग्राउंड में लेकर जाते थे, वो रोज़ प्रैक्टिस करती थी, फिर वापस लेकर आते थे, वो उनकी रोज़ाना की रूटीन थी। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में सरकार ऐसी पॉलिसी बनाकर चल रही थी जिससे कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो आगे आएँ, जो स्पोर्ट्स में आगे हैं उनको ही आगे प्रमोट किया जाए, वो स्पोर्ट्स में ही आगे अपना फ्यूचर बनाएं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। सो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि चेंज आएगा काफ़ी बड़े पैमाने पर। ठीक है, और यहाँ पर importance of culture of institutions and a system and centrality of the teacher and clarity that quality follows equity। सो इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है।
ठीक है, अगर हमने अच्छे से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है आने वाले समय में। तो ये था सारा आर्टिकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अजीम प्रेम जी के जो विचार हैं वो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किए हैं। सो आई होप आपको आर्टिकल जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो पसंद आया होगा, और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।